नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ भारतीय संविधान के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ भारतीय संविधान की रूपरेखा और भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक विकास थे उसके चरणों को। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे इंट्रो। क्या पढ़ेंगे? इंट्रो। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ फॉर्मेशन और कंपोजिशन। फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम यहाँ बात करेंगे मेजर कमिटीज। कमिटीज और उनके रोल को। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम फॉर्मेशन और कंपोजिशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन और कंपोजिशन के अंदर हम की पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करेंगे, जहां कांग्रेस की बात करेंगे, मुस्लिम लीग की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करेंगे, सोशलिस्ट एंड लेफ्ट विंग ग्रुप्स की बात करेंगे। और जब हम कमेटीज की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, यूनियन पावर कमेटी की बात करेंगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करेंगे। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी की बात करेंगे और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए और मैं आपको विस्तृत रूप से और संपूर्ण चर्चाओं को अंतिम रूप पहुंचाते हुए आप ऐसा पाएंगे कि आपने जो संविधान सभा की क्लास ली थी वह वास्तव में उपयोगी थी और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब दोस्तों हम बात करें, फिर हम इसके बाद फोर्थ नंबर पर बात कर लेंगे डिबेट्स पर। डिबेट्स और इशू। डिबेट्स और इश्यूज की बात करेंगे तो हम समझेंगे या हम पढ़ेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चर्चा हुई, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, फिर डीपीएसपी के बारे में और सेकुलर। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे कि जो हमारा सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का कंसेप्ट है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और अंततः हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे लैंग्वेज। और फिर हम संविधान सभा के संदर्भ में हमारा अंतिम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, अडोप्टेशन। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे क्लास का एजेंडा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लास में। अब मेरे साथ आप बने रहिए। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी नई स्लाइड पर, जहां हम देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो अर्थात परिचय। अब परिचय के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए दोस्तों भारतीय संविधान अपने आप में महत्वपूर्ण अपनी उपयोगिता रखता है, साथ ही साथ भारतीयों के संदर्भ में बहुत अधिक उपयोगी रखता है तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें अपनी आजादी ब्रिटिश से एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। जब हम भारतीय संविधान सभा की परिचय की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ चीजें लिखनी होगी और वो हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान सभा भारत के संविधान के मसौदे अर्थात ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए प्रमुख कमेटियों में से एक थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और हितों को ध्यान में रखने वाले लोगों के गठबंधन थे, जो विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों को भी समाहित कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं हमारे 1946 की। तो 1946 के अंदर देखेंगे कि हमारे संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा हमारे संविधान निर्माण के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों इंट्रो के अंदर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि संविधान सभा भारत के संविधान के मसौदे तैयार करने के लिए अर्थात ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी भारतीय संविधान सभा को। दूसरे पॉइंट के अंदर लिख लेंगे आप कि इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न हितों के लिए एक विशाल गठबंधन तैयार किया जो सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर दें। ठीक है। फिर इसके बाद हम थर्ड नंबर पर इसमें पॉइंट लिख लेंगे कि संविधान सभा 1946 में गठित हुई और इसने अपना संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारी संविधान सभा की
बैठक संविधान सभा के, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे गठन गठन पर, गठन और कंपोजिशन पर, गठन और संरचना पर। गठन और संरचना की जब बात करते हैं हम, गठन और संरचना की हम जैसे ही बात करते हैं तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम एन रॉय ने की। एम एन रॉय ने कब की? दोस्तों आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये केवल समझने के लिए है। मैं आपको इसके नोट्स के साथ साथ जो नोट्स के रूप में जो पीडीएफ है वो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको पढ़ने और समझने में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर्वप्रथम मांग किसने की संविधान सभा की और कब की? 1934 के अंदर। कब की? 1934 के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा, कब की? 1934 के अंदर। ठीक है। फिर दूसरी मांग की बात करें तो दूसरी मांग के संदर्भ में सर्वप्रथम औपचारिक मांग कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी ने की। कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी ने। कार्यकारी कमेटी ने। और कौन सी मांग? सर्वप्रथम औपचारिक मांग। और यह भी दोस्तों कब की? 1934 के अंदर। अब फिर हम इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट मांग पर। औपचारिक मांग का मतलब आप वैसे तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। औपचारिक मांग का मतलब है कि एक किसी संस्था द्वारा औपचारिक रूप से मांग उठाना। और जबकि एम एन राय एक व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों। अब बात आती है हमारे तीसरे पॉइंट की, जहां हम बात करेंगे कि जो हमारी संविधान सभा की जो मांग उठ रही थी राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान, उसके अंदर सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने कब हमारी इस मान्यता को स्वीकार किया? तो दोस्तों हमारे पास समय आएगा 1940 का। 1940 के अंदर हम लॉर्ड लिथगो की बात करेंगे। किसकी? लॉर्ड लिथगो। ठीक है। लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हमारे संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकारा। कब स्वीकारा? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लिथगो के समय 1940 में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों फोर्थ नंबर पर, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं, अर्थात भारतीय संविधान सभा, ठीक है, का गठन हमारी एक कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। देखिए दोस्तों मैं धीरे इस वजह से बोल रहा हूं कि आपको बार बार इसको रिकॉल कर सके, जिससे आपको इस क्लास के अंदर ही याद हो जाए। आपको नोट्स वगैरह मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं आपको इसके ऐसे लिंक भी दे दूंगा, जहां आप सीधा जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधानों का निर्धारण किया। क्या किया? प्रावधानों का निर्धारण। और प्रावधान कौन कौन से थे दोस्तों? देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन ने कई प्रावधान निर्धारित किए, है ना। सबसे पहले उन्होंने भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 389 निर्धारित की। और जब हम इन 389 सदस्यों की बात करेंगे आगे, जब भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी? 389। पहला पॉइंट है दोस्तों ये हमारा। जब 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी तो 389 सदस्यों का कुछ आधार को वर्गीकरण किया। ठीक है। और आधार के वर्गीकरण के रूप में हम एक बॉक्स के रूप में चर्चा करेंगे इसमें, या रहने देते हैं। 389 सदस्यों को सबसे पहले ब्रिटिश
भारतीय प्रांतों के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। इंडिया प्रोविंसेस, ठीक है। जब हम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आप जब सदस्यों की संख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके भीतर हम जो हमारा कैबिनेट मिशन था उसने 292 सदस्यों की संख्या निर्धारित की। कितने सदस्य? 292 सदस्य। और आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की संख्या कितनी थी? 11। कितनी? 11। इसके अंदर आप लिख सकते हैं सबसे पहले आप बात करेंगे पंजाब की। किसकी? पंजाब की। फिर बात करेंगे संयुक्त प्रांत की, फिर मध्य प्रांत की, फिर बरार की, बिहार की, बंगाल की, असम की, उड़ीसा की, मद्रास की, मुंबई की या बंबई की, या फिर हम बात करेंगे अंत में हमारे 11वें नंबर पर। देख लेना दोस्तों एक बार 11 नंबर हो गए, नहीं तो मैं आपको इसकी कमेंट बॉक्स में पूरी लिस्ट दे दूंगा। और अंत में हमारा सीमांत संयुक्त प्रांत या संघ जिसे हम कहते हैं, ये हमारे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे 11। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रोविंसेस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे रियासतों की। किसकी? अर्थात प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स से हमारे पास जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो थी दोस्तों 93। कितने सदस्य निर्धारित किए गए? और जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो उनकी संख्या लगभग 600 प्लस थी। कितनी प्लस थी? 600 से अधिक ब्रिटिश जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी थी? 600 प्लस। अब दोस्तों हम अंत में जो हमारे 300 निवासी सदस्य थे उनके सदस्यों का निर्धारण दूसरे भाग में बांटा गया, वो था चीफ कमिश्नरी अर्थात मुख्य आयुक्तालय। चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नर्स प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांतों की बात करें दोस्तों तो आप पाएंगे कि यहां से 4 सदस्य नियुक्त किए गए। कितने सदस्य? 4। और 4 सदस्यों की बात करें तो 4 ही हमारी चीफ कमिश्नरियां थी। वो थी हमारे पास 4 चीफ कमिश्नरियां। वो थी हमारे पास एक तो दिल्ली, दूसरी हम बात करेंगे बलूचिस्तान, और हम फिर बात करेंगे कुर्ग की, और अंत में बात करेंगे हम अजमेर मेरवाड़ा की। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 चीफ कमिश्नरियां। इसके अंदर आप विस्तृत रूप से हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले जो समझाने का वो प्रक्रम था उसको मैं आपको बता ही चुका हूं। तो समझाने का प्रक्रम कैसा था हमारा? समझाने का प्रक्रम ऐसा था कि हमने सबसे पहले रियासतों को 2 भागों में बांटा, और सबसे पहले जो हमारी सीटें थी 389, और 389 को कैसे याद करेंगे आप? एक सेकंड दोस्तों, मैं कनेक्ट करना भूल गया हूं थोड़ा। सबसे पहले हमने सीटों का विभाजन किया। सीटों का विभाजन करने के बाद हमने पाया कि हम जो हमारे कैबिनेट मिशन है उसने हमारे संविधान सभा के लिए जो सदस्यों की संख्या है वो 389 कितनी निर्धारित की है? 389। 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के बाद हमने पाया कि उनको 3 भागों में बांटा गया, और 3 भाग कौन कौन से थे वो आपको मैं बता चुका हूं। पहला ब्रिटिश इंडिया प्रांत, फिर रियासतें, और फिर मुख्य मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नरियां। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम जो हमारे कैबिनेट मिशन है उसकी दूसरी शर्त को कंप्लीट करने वाले हैं, और दूसरी शर्त के रूप में हम दूसरी शर्त के रूप में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो
कैबिनेट मिशन के लिए जो गठन, उससे पहले मैं दोस्तों एक बात कर लेता हूँ। जो आप कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे दोस्तों। एक था पैथिक लॉरेंस, जो इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस। और दूसरे की बात करें तो हम स्टीफन स्टीफन क्रिप्स की बात करेंगे, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। अब जो हमारे कैबिनेट मिशन है उसने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए। वो तो हम पहले निम्नलिखित प्रावधानों को इस प्रकार से, जिसके अंदर हम पहला पॉइंट डालेंगे कि कैबिनेट मिशन ने हमारे संविधान सभा के लिए 389, कितने, ये बार बार आपको याद करना है, 389 कितने सदस्य हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे भी याद कर लेते हैं, कर सकते हैं 8, 9 और 3 का आधा, वो ये 3 का स्क्वायर 9, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसको, कि जिससे आपको याद रह जाए कुल मिला के कैसे भी। और रियासतों का ब्रिटिश इंडिया प्रांत, मतलब आप इसको याद कर सकते हैं एक बढ़िया अच्छे तरीके से। कैसे? इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? बी कौन से नंबर पर एबीसीडी में आता है? सेकंड नंबर पर। कितने नंबर पर? सेकंड नंबर पर। कितने नंबर पर आता है बी? सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं बी ब्रिटिश इंडिया प्रांत से कितने, और फिर 9। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो देखिए दोस्तों, ये है ना आपको एक पी, जब आप पी को देखेंगे तो पी के अंदर पाएंगे आप कि देखिए पी है ना 9 जैसा दिखाई देता है। जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो 9 से आप याद रख सकते हैं, और चीफ कमिश्नर तो आपको याद हो ही जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां भी एच आता है, कहा? इसको सिर्फ हमें उल्टा करना है। कैसा करना है? उल्टा। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अपना बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे नए टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन ने जो हमारे संविधान सभा के लिए जो गठन का प्रारूप तैयार किया उसकी चर्चा करने वाले हैं। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो था, साथ ही साथ हमारे चीफ कमिश्नरियां थी, साथ ही साथ हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, अर्थात तीनों प्रकार को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में क्या दी गई? सीटें दी गई। और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया है। कितनी सीट का? एक सीट का प्रावधान। और इस प्रकार या इस अनुसार जो हमारे पास कुल सीटें आई वो 389 सदस्य सीटें आई। अर्थात संविधान सभा के लिए कितने सदस्य हमारे सामने आए? 10 लाख बराबर एक सीट, तो 389। इसका मैं आपको याद करने का तरीका बता चुका हूं। अब दोस्तों हम बात करें आगे, 389 सदस्य तो आ गए हमारे पास। 389 सदस्यों को अब हमारे पास तीन भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? जो हमारे ये 389 सदस्य हैं इनको कितने भागों में बांट दिया गया? धार्मिक समूहों के धार्मिक आधार पर, या 3 धार्मिक समूह में बांट दिया। कितने धार्मिक समूह में? 3 धार्मिक समूह में बांट दिया गया, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य वर्ग की। और सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें थी वो निर्धारित की गई 213 सदस्य। ठीक है, आपको पता है कि सामान्य वर्ग क्या करता रहता है? हमेशा तेरा मेरा तेरा मेरा, इससे आप याद कर सकते हैं 13। ठीक है, 213 सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें? 213। और मुस्लिमों के लिए कितनी सीटों का निर्धारण किया गया? 79 सीटों का। और सिखों के लिए जो सीटों का निर्धारण किया गया वो किया गया 4 सीटों का। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के 296 सदस्यों के निर्वाचन सुनिश्चित हुआ। कितने सदस्यों का? 296 सदस्यों का।
दोस्तों आप जब देखेंगे तो मैंने है, दोस्तों जब देखेंगे आप, देखिए ये ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से ज्यादातर सदस्य मनोनीत भी किए गए थे, और हमारे पास 4 ये। जब आप 292 के अंदर मतलब इन दोनों को शामिल कर देंगे तो हमारे पास टोटल सदस्य आ जाएंगे 296। तो हमारे पास ये देखिए 296 का ये आंकड़ा आ ही गया है आपके पास, अब समझ चुके होंगे आप। अब दोस्तों इन सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाना था, वो किया जाना था जो प्रांतों की विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके माध्यम से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। और इन सदस्यों के निर्वाचन के लिए फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ सदस्य और बचे हैं, वो हैं हमारे पास देसी रियासतों के सदस्य। उनका निर्वाचन कैसे हुआ, तो दोस्तों उनका निर्वाचन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके राजाओं के परामर्श के आधार पर हुआ। कैसे, राजाओं के परामर्श के आधार पर, और मुख्यतः हम कुछ कह सकते हैं कि मनोनयन के आधार पर भी किया गया। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारे, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है कि हमने जो कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें की थी उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब इसके बाद हम नए नोटबुक पर ले लेते हैं, चलते हैं, और वहां हम पढ़ेंगे प्रमुख राजनीतिक समूह। दोस्तों आपको वैसे चिंता बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको ना ये नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। इंडियन प्रमुख राजनीतिक समूह के अंदर आ जाती है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात जिसे हम अभी वर्तमान में कहते हैं कांग्रेस। देखिए दोस्तों जब हम संविधान सभा के गठन के आसपास की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़े दल के रूप में हमारे भारत के संदर्भ में सामने हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ जब हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के अंदर हम पाएंगे कि कांग्रेस सबसे बड़ा प्रभावशाली समूह के रूप में भी संविधान सभा के रूप में सामने आया। इसके अंदर बहुत प्रभावशाली नेता थे जिनके अंदर जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेंगे हम, पटेल की बात कर लेंगे, राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे। फिर इसके बाद आती है मुस्लिम लीग। ठीक है, जब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो ये प्रारंभ में तो संविधान सभा का हिस्सा थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चुनाव के बाद इनका जो रिजल्ट आया उसके बाद मुस्लिम लीग के पास बहुत कम सदस्य निकल कर सामने आए। तो उसके बाद हमें आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के जो प्रवक्ता थे उन्होंने जिन्हें हम जिन्ना कहते हैं, और जिन्ना ने लगातार संविधान सभा का विरोध किया और अपने एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए हमेशा प्रेरित किया, और अंततः उन्होंने भारत के विभाजन में अपने भारत के विभाजन को कर ही दिया। और आप देखेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई इस उसके अंदर मुस्लिम लीग ने अपना भरसक बहिष्कार किया। तो दोस्तों फिर हम चलेंगे हमारे, जब हम अंबेडकर की बात करेंगे तो अंबेडकर के संदर्भ में हम जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा के अंदर, तो उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ। देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति संघ वास्तव में पहले से ही अपवर्जित समूह में एक था, और दलितों का प्रतिनिधित्व करना और दलितों को अधिकार दिलवाना संविधान के सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना था। इसलिए हमने कई ऐसे संगठनों का साथ लिया जो इनकी आवाज उठा सकते थे। और आपको पता ही है कि जो हमारे अंबेडकर हैं, अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। फिर हम बात करेंगे कुछ सोशलिस्ट प्लस लेफ्ट विंग
ग्रुप्स में, ठीक है, अर्थात समाजवादी और वामपंथी समूह। दोस्तों समाजवादी और वामपंथी समूह संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जब आप संविधान को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे भूमि पुनर्वितरण हुआ, श्रम अधिकारों की मांग हुई, साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर समाजवादी और लेफ्ट विंग जो वामपंथी समूह थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब हम वामपंथी समूहों की बात करते हैं और समाजवादी समूहों की बात करते हैं तो इसके अंदर जयप्रकाश एम एन रॉय जैसे प्रमुख नेताओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने समाजवादी सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण नींव को और अधिक मजबूत किया। अब दोस्तों हम बात करें अन्य क्षेत्रीय दलों की भी, तो अन्य क्षेत्रीय दलों की जब बात करेंगे हम तो आपको पता चलेगा कि आपको पता है कि हर क्षेत्र की अपनी एक समस्या होती है और हर क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और जब हम संविधान सभा को देखते हैं तो संविधान सभा के अंदर सिख, पारसी, ईसाई और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न व्यक्ति थे। और इसके अंदर हम विभिन्न समुदायों को भी शामिल कर लेते हैं जो क्षेत्रीयता को अपनी मांग को मजबूत कर रहे थे। और इसी के आधार पर भारत का संविधान है विविध सांस्कृतिक संरचनाओं के अंदर अपनी तालमेल को बनाए हुए है। अब दोस्तों हम अपना समय, क्योंकि मैंने इस वजह से बताया कि जब आप चुनाव होंगे तो चुनाव के संदर्भ में हम रिजल्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे चुनाव हुए उसके अंदर चुनाव में कैसी स्थितियां हमारे सामने आई। दोस्तों जब हम बात करते हैं जुलाई की या जुलाई अगस्त की, जुलाई अगस्त 1946 की, तो दोस्तों जुलाई अगस्त 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव होने के बाद जो संविधान सभा में जो दलीय स्थिति थी वह परिवर्तित हो गई। दलीय स्थिति बहुत आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हुई। दोस्तों जब आप संविधान सभा की रूपरेखा देखेंगे, दलीय स्थिति की बात करें तो दोस्तों दलीय स्थिति की जब हम बात करेंगे तो दलीय स्थिति के अंदर जब आप पाएंगे कि कांग्रेस जो कि सबसे बड़े दल के रूप में आई, तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई पहले चुनाव के अंदर। और ये कुल सीटों का 69%, लगभग 70% मान सकते हैं दोस्तों। तो एक मिला के कुल मिला के कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इतनी भरसक सीटें जीती कि संविधान सभा में कांग्रेस का अपना एक प्रभुत्व था। और हालांकि संविधान सभा में अधिकांश निर्णय या बहुमत के आधार पर नहीं लिए गए बल्कि सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए। तो कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की। और जब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की जब बात करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। और जब हम यूनियनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, यूनियनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली। और सिख की बात करेंगे, सिख गैर कांग्रेस मतलब कांग्रेस से अलग, तो आप पाएंगे कि सिखों को यहां सीटें प्राप्त हुई। एक अनुसूचित जाति, जाति संघ को जब देखेंगे आप तो जाति संघ या परिसंघ को जब आप देखेंगे तो इसे 1 सीट प्राप्त हुई। जब हम कृषक प्रजा पार्टी की बात करेंगे, प्रजा पार्टी की बात करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि हमारे कृषक प्रजा पार्टी ने 1 सीट जीती। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीट जीती? 1 सीट जीती। और निर्दलीय की जो सीटें थी वो निर्दलीयों ने कितनी सीटें जीती? आप देख रहे हैं दोस्तों निर्दलियों का प्रतिनिधित्व यहाँ भी 8 सीटें जीती है। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम टोटल करते हैं इनका तो टोटल करने पर आप पाएंगे कि कुल मिलाकर सीटें कितनी थी? 296 सीटें। कितनी सीटें? 296 सीटें। एक बार गिन भी लेते हैं।
8। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कांग्रेस की सीटें हो गई। तो दोस्तों 296 सीटों पर जैसे ही चुनाव हुआ, तो मुस्लिम लीग ने यहां पाया कि संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर थी। तो संविधान सभा के संदर्भ में मुस्लिम लीग ने क्या अपना योजना बनाई कि संविधान सभा की पहली बैठक का तो उसने बहिष्कार करने का निर्णय लिया। क्या किया? ठीक है। फिर उसने दूसरी योजना बनाई कि हमारी सीटें आई तो नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना अलग देश बनाते हैं, पाकिस्तान की मांग की, और साथ ही साथ नई संविधान सभा की भी मांग की। ठीक है, नई संविधान सभा की मांग। जब हम भारत विभाजन की बात करेंगे, मैं एक अलग चीज लेता हूँ। एक सेकंड दोस्तों। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान सभा के संदर्भ में हम पाएंगे कि विभाजन के बाद कैसी स्थितियां रही। विभाजन के बाद जो हमारे संविधान सभा का प्रारूप था, एक सेकंड, जो हमारे संविधान सभा का प्रारूप हमारे सामने आया, वो था दोस्तों ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की बात कर सकते हैं। तो गेट बंद कर दो। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की में जो सदस्यों की संख्या बची हमारे पास, वो बची 226। और चीफ कमिश्नरी प्रांतों की बात करें, तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के अंदर हमारे पास सदस्यों की संख्या बची 3। और जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, अर्थात रियासतों की बात करते हैं, तो रियासतों के हम पास बची सीटें 70। तो इस प्रकार दोस्तों कितनी सीटें, टोटल सीटें कितनी हो गई? टोटल सीटें हमारे पास बची 299 सीटें। कितनी सीटें? 299 सीटें। ठीक है। अब दोस्तों हमारे संविधान सभा के अंदर अब सदस्यों की जो निर्वाचित सदस्य थे, या जो हमारे पास कुल सदस्य थे जो निर्वाचित या मनोनीत, जिसके अंदर हम 3 भागों के अंदर बांट चुके थे हमारी सीटों को, अब उन सदस्यों की संख्या बची हमारे पास 299 सदस्य। और 299 सदस्यों की बात करते हैं जब हम, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है यहाँ। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ, किस क्षेत्र से आई, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस में। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें, तो दोस्तों इसको हम है ना 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से, कि उन उसमें से कहां पर आई, और फिर देसी रियासतों में। और आपको पता है चीफ कमिश्नरियों से तो एक एक सीटें सबसे थी ही। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीटें संयुक्त प्रांत से आई। कहां से आई? संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत से सीटों की संख्या थी 55 सीटें। कितनी सीटें? 55 सीटें। जब हम देसी रियासतों की बात करते हैं, तो देसी रियासतों के अंदर सबसे ज्यादा जो सदस्यों की संख्या थी, वो हैदराबाद की थी। ठीक है। और हैदराबाद के अंदर कितनी सीटें थी? 16 सदस्य। लेकिन एक ट्विस्ट क्या हुआ कि इसने अपने सदस्य संविधान सभा के अंदर भेजे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो थे हमारे मद्रास के। कहाँ के? मद्रास के। और उन सदस्यों की संख्या कितनी थी? सॉरी दोस्तों, मैसूर के।
मैसूर रियासत से। कहां से? मैसूर रियासत से। और मैसूर रियासत से कितने सदस्य निर्वाचित किए गए? वो थे 7 सदस्य। तो इस प्रकार आपको मैं संविधान सभा के अंदर जो सर्वाधिक सीटें थी वो ब्रिटिश इंडिया प्रांत में सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से निर्धारित की गई और वो थी 55 सीटें। और देशी रियासतों की जब हम बात करते हैं तो देशी रियासतों में से हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी जहां से संविधान सभा में 16 सदस्य निर्धारित किए गए। लेकिन हैदराबाद ने अपने सदस्य संविधान सभा में भेजे नहीं और संविधान सभा के अंदर सदस्य न भेजने के कारण मैसूर रियासत सबसे ज्यादा सदस्यों के साथ संविधान सभा में शामिल हुई और मैसूर रियासत के सबसे ज्यादा सदस्यों के अंदर जो सदस्य थे वो थे 7। अब दोस्तों हम नई अपने विंडोज पर चलते हैं और नई विंडोज पर हम बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक की। संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है। जब हम दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को हम एक बात तो कर चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को ही, और इसके अंदर जो कुल सदस्य थे उन कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 211 सदस्य हैं। इसका स्थान क्या था? इसके स्थान की बात करें तो वो स्थान था दिल्ली। ठीक है। और आपको एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है। पहले मैं आपको 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ अध्यक्ष भी चुना गया एक, और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? हमारे संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और आपको पता है कि इस संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, या संविधान सभा में शामिल नहीं थी। जब हम संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं जब हम संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं तो दूसरी बैठक दोस्तों हमारे सामने हुई 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 के बाद आपको पता है कि यहाँ स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ ही यहाँ उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित किया गया, और हमारे उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। जो दोस्तों ये आपके सामने नाम आ रहे हैं ना, घबराना मत, मैं इनका निर्वाचन क्षेत्र, उनके आसपास की पूरी हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यही हमारे संवैधानिक सलाहकार हमारे सामने आते हैं। B.N. राव। ठीक है। ये थे हमारे संविधान सभा की दूसरी बैठक का प्रारूप। अब दोस्तों चलते हैं हमारे एक संविधान सभा की तीसरी बैठक की ओर। सभा की तीसरी बैठक। जब हम संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात करते हैं तो वो हुई हमारे पास 13 दिसंबर 1946 को। और आपको पता है कि इसी में के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित किया और जो 22 जनवरी को 1947 को सर्वसम्मति से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक। और दोस्तों इसके बाद एक मतलब लगातार वार्ताओं का प्रक्रम चलता रहा, और वार्ताओं के प्रक्रम में हम, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और यदि वो आपको पढ़नी है या समझनी है तो मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं, हमारी नई स्लाइड ले लेते हैं। वहां अब हम पढ़ते हैं हमारी संविधान सभाओं का, जो हमारे संविधान है उसका निर्माण कई समितियों के माध्यम से हुआ, या हमारी संविधान सभा के भीतर कई समितियां थी। और जब हम समितियों की संख्या की बात करते हैं तो दोस्तों आप पाएंगे कि 23 समितियां थी, और 23 समितियों के अंदर बात करेंगे तो 8 मुख्य समितियां और 15 उप समितियां। ठीक है, 8 मुख्य समिति, और जो ये दोस्तों 8 मुख्य समितियां हैं इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको जो ये 15 उप समितियां हैं उसका भी एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप बोलेंगे तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन 8 उप समितियों के अंदर सबसे पहले नंबर पर हमारे सामने आती है संघ शक्ति समिति। ठीक है, जब हम संघ शक्ति समिति की बात करते हैं तो दोस्तों यूनियन, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं यूनियन पावर कमेटी। ठीक है दोस्तों, यूनियन पावर कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसका कार्य क्या था, केंद्र व प्रांतों के बीच शक्ति का वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही साथ ऐसा मसौदा तैयार करना जिसके अंदर संघीय ढांचे को और अधिक विस्तृत और सुदृढ़ बनाया जा सके और राज्यों की भी एक रूपरेखा निर्धारित की जा सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी दूसरी समिति की, और दूसरी समिति की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अर्थात संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। जब दोस्तों आप देख रहे हैं एक चीज, जब संघ की बात कर रहे हैं, जब पहले मैं हम एक बार लिख लेते हैं सभी, जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष रहे, और इसे हम कहते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तो ये थी हमारी संघ संविधान समिति, और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इसका जो कार्य था वो संवैधानिक प्रस्तावों का एक मसौदा तैयार करना, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, साथ ही साथ शासन की जो रूपरेखा को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनको निर्धारित करना हमारी संघ संविधान समिति का प्रमुख कार्य था। तीसरे नंबर पर दोस्तों जब हम बात करते हैं तो राज्य के लिए समझौता समिति थी। लिए समझौता समिति। जब हम राज्यों के लिए समझौता समिति की बात करते हैं तो उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसका जो राज्यों के लिए समझौता समिति थी उसका कार्य था रियासतों से वार्ता करना, विलय के लिए शर्तें और उनके लिए ड्राफ्ट तैयार करना, साथ ही साथ एकीकरण सुनिश्चित करना। और इसे दोस्तों राज्य के लिए जो समझौता समिति है उसको हम स्टेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। या हम इसे कह सकते हैं कि द एग्रीमेंट कमेटी विद स्टेट, यह भी इसका नाम कह सकते हैं हम।
दोस्तों फोर्थ नंबर पर बात करें तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण कमेटी आ जाती है माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स कमेटी। ठीक है, अर्थात अल्पसंख्यक व मूल अधिकार समिति। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति की बात कर रहे हैं तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज और मूल अधिकार समिति, वैसे आपको नाम से पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मूल अधिकारों का प्रारूप अल्पसंख्यक, है ना, मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार करना, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ जो हमारे संविधान के मूल तत्व हैं जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्ष और न्याय संगत कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी हमारी माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दोस्तों फिफ्थ नंबर पर बात करें तो हमारे पास आ जाती है प्रांतीय समिति। ठीक है, प्रांतीय समिति की बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रोविंशियल कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो प्रांतीय समिति थी उसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? आपको पता है कि प्रांतों से संबंधित होगी, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि जो हमारे राज्य या प्रांतीय जो स्टेट हैं उनके लिए प्रोविजंस तैयार करना, अर्थात प्रावधान तैयार करना, संघीय प्रणाली के साथ जो हमारी बनने वाली है उसके साथ राज्यों का एक आमने सामने न खड़े हों बल्कि दोनों में तालमेल बना रहे, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना जिससे राज्य और केंद्र के भीतर एक सुचारू रूप से तालमेल की स्थिति बनी रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं संचालन समिति की। संचालन समिति की बात करते हैं दोस्तों, जब हम संचालन समिति की बात करते हैं तो हमारे सामने राजेंद्र प्रसाद का नाम आ जाता है, क्योंकि वो अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष तो थे ही, क्योंकि अध्यक्ष का काम बैठकों को संचालित करना है, तो इसी वजह से उनको ही संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। संचालन समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, जब हम संचालन समिति की बात करते हैं तो संचालन समिति के जो कार्य था वो था संविधान के निर्माण का प्रारूपण जो तैयार होने वाला है उसके जो विभिन्न समितियां हैं उनमें सामंजस्य बनाए रखना, यदि जो कार्य प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल रही है उस कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना, प्रभावी विचार विमर्श करना और समय पर प्रगति सुनिश्चित करना हमारी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से उनका महत्वपूर्ण कार्य था। अब दोस्तों हमारे पास 7वें नंबर पर आ जाती है नियम और प्रक्रिया समिति व प्रक्रिया समिति। ठीक है, जब हम नियम और प्रक्रिया समिति की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे, आपको पता ही है। अब दोस्तों आपको एक याद रखना है, थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष निर्वाचित किए गए वो थे राजेंद्र प्रसाद, और अध्यक्ष का कार्य होता है एक तो सदन की बैठकों का संचालन करना, उनके नियम और प्रक्रियाओं को बनाना। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगाकर कह सकते हैं कि सदन के लिए नियम और प्रक्रियाएं कौन बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। संचालन कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें नियम और प्रक्रिया समिति का मुख्य कार्य था नियम का प्रारूप तैयार करना और प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन को सुनिश्चित करना। अब दोस्तों मैं एक बार ऊपर ले जाकर रिकैप करवा देता हूं जिससे आपको आसानी रहे। देखिए दोस्तों, संघ समिति, और जहां संघ या नाम आ रहा है, संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो, उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समझौता समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अर्थात स्टेट कमेटी। अल्पसंख्यक और मूल अधिकारों के लिए समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति, देखिए दोस्तों प्रांतीय समिति याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों, दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। राज्यों के लिए समझौता समिति, जबकि प्रांतीय समिति सरदार पटेल। ठीक है, संचालन समिति और नियम समिति। संचालन और नियम कौन कर सकता है सदन में? जो उसका अध्यक्ष, और वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद।
अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक, और उसका नाम है प्रारूप समिति। ये 8वें नंबर की समिति है। जब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो हमें इसका गठन की डेट याद रखनी है, और वो गठन की डेट है 27 अगस्त 1947। देखिए दोस्तों, अब याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए प्रारूप को पढ़िए ध्यान से। ये प्रारूप कैसा लग रहा है? देखिए दोस्तों, जब मैं इसको ऐसा करूंगा, दिखाई दे रहा? देखिए दो तो यहाँ आपको दिखाई देगा, और चार, दो। और अब जब आप ये देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये तो दो दिख गया आपको, और ये 7। ठीक है, उल्टा सा थोड़ा सा, एक मतलब एक बार क्लिक हो जाए आपके। देखिए प्रा, ये प्रा कैसा दिख रहा है आपको? 7 के समान। कैसे दिख रहा है? 7 के समान। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन था वो 27 अगस्त 1947 को किया गया। और इसके अंदर कितने सदस्य थे? 7 ही सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 ही सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष की बात करें, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। प्रारूप समिति की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर 7 सदस्य थे। इसका गठन 27 अगस्त 1947 को किया गया। 7-7 दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट थे। फिर हम बात करें एन गोपाल की, एन गोपाल स्वामी अयंगर की। एन गोपाल स्वामी अय्यर की। और दोस्तों ये पेशे से क्या थे? वकील। फिर हम बात करेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी पेशे से कैसे थे? वकील। फिर हम बात करेंगे के एम मुंशी की। और आपको पता है के एम मुंशी मुख्यतः कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला की। और ये मुस्लिम लीग से अपना संबंध रखते थे। अब दोस्तों हमारे पास दो सदस्य और बचे। उन दो को नीचे इस वजह से लिया है कि वो अपनी एक, दोनों में कुछ समानताएं हैं। ये अस्थायी अस्थायी तौर पर मतलब पूरे प्रारूप समिति के कार्यकाल में सदस्य नहीं रहे। उसके स्थान पर है बी एल मित्तल। जब बी एल मित्तल की बात करते हैं तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण एन माधव ने इनकी सीट को ग्रहण किया, जो कि नए सदस्य थे। और फिर डीपी खेतान की बात करें तो डीपी खेतान की मृत्यु के कारण टी टी कृष्णमाचारी, जो कि कांग्रेस के एक सदस्यों में से एक थे, तो टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों आपको मैंने ये 2-3 चीजें बता चुका। क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति का गठन 27 अगस्त 1947 को। इसके अंदर 7 सदस्य भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खेतान, ये सदस्य थे। अब दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार किया अपना, और संविधान सभा का प्रथम प्रारूप मसौदा या ड्राफ्ट, संविधान सभा का प्रथम ड्राफ्ट बी एन राव ने तैयार किया। और बी एन राव के तैयार करने के बाद इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया, और 21 फरवरी 1948 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया। किसमें प्रकाशित किया? राजपत्र में प्रकाशित। ठीक है।
और राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इस पर सुझाव मांगे गए आमजन से, और सुझाव मांगने के बाद आवश्यक संशोधन कर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 को प्रकाशित करवाया और संविधान सभा के पटल पर इसे रखा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही संविधान सभा के पटल पर रखा तो इस पर हुए 3 वाचन। कितने वाचन? 3 वाचन। पहला वाचन चला इसका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरे वाचन की बात करते हैं तो दूसरा वाचन चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 तक। फिर थर्ड वाचन की बात करें तो इसका थर्ड वाचन हुआ 14 नवंबर से 1939 26 नवंबर 1939 तक। तो दोस्तों संविधान सभा के जैसे ही पटल पर रखा गया इस पर 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक इसका निर्धारण किया गया। तो दोस्तों ये था हमारे संविधान सभा की बैठक का प्रारूप। और इसके बाद हम अब चलते हैं नई स्लाइड पर। जब हम नई स्लाइड पर चलते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे पास इन वाचन के हो जाने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसकी अंतिम बैठक की जब हम बात करते हैं तो इसकी अंतिम बैठक हुई दोस्तों, वो हुई 24 जनवरी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसके अंदर जो लास्ट बैठक थी 284 सदस्य थे और 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए और संविधान की मूल प्रति 2 तो इंग्लिश में प्लस 1 हिंदी में हस्ताक्षर किए। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो हमारा अब तक का 24 जनवरी 1950 संविधान के निर्माण में हमें टाइम लग गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इसके इन दिनों के अंदर जो हमारे पास कुल खर्चा लगा वो लगभग 64 लाख का खर्च लग गया। कितने लाख का खर्च? 64 लाख का खर्च। अब दोस्तों चलते हैं हमारे संविधान सभा, जब हमने 26 नवंबर 1939 की बात की है तो संविधान का कार्य कब पूरा हो गया? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन से जो हमारा इस दिन से कुछ प्रावधान लागू हो गए, कुछ प्रावधान लागू, जिसके अंदर हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, फिर अंतरिम संसद से संबंधित,
और इसके बाद संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान। कालीन व अस्थायी प्रावधान, ठीक है, ये लागू हो गए। और इनसे संबंधित कुल कितने आर्टिकल लागू हुए? 16 आर्टिकल। और 16 आर्टिकलों की एक बार हम बात कर ही लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछ ले तो। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये तो लाइन बाई लागू हुए। फिर इसके बाद 10 की जगह आपको याद करना है 60। फिर इसके बाद याद करेंगे हम 324, 366, 367, 379, 380, ठीक है, 388, एक एल्गोरिथम के रूप में याद कर लेते हैं, 391, 393, एक छोड़कर दोबारा, और फिर कंटिन्यू। तो ये हमारे संविधान कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक तो दोस्तों थोड़ा लीक कर गया है, याद आते ही मैं आपको वापस लिखा दूंगा। बाकी शेष प्रावधानों को 26 जनवरी 1930 को, जो हमारे यादगार स्वतंत्रता दिवस हमने कभी मनाया था, जो हमने यादगार जो 26 जनवरी 1930 को मनाया था, उसकी याद के अंदर हमने बाकी प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू करना, उस याद को सजोए रखने के लिए हमने इस दिन से लागू कर दिया, और वो था हमारा लाहौर अधिवेशन। दोस्तों, हम हिस्ट्री के संदर्भ में 26 जनवरी 1930 को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। अब दोस्तों कुछ सदस्यों की बात आ जाती है। दोस्तों, जब हम सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों के अंदर हमारे पास, जब दोस्तों हम सदस्यों की बात करते हैं तो दोस्तों हमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो थे हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं तो ये 1871 से और 1950 के बीच की बात करेंगे हम। जब आपको पता है कि दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंदर पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, और आपको पता है कि इनका जन्म बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, आरा के अंदर। और आपको पता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्होंने 1910 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए ये चुने गए थे। और ये कांग्रेस संविधान सभा की ओर से कांग्रेस की सीट पर, जिसकी सीट पर, कांग्रेस की सीट पर बिहार से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? ये थे डॉक्टर हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके संदर्भ में आपको 4 बातें याद रखनी है कि ये 1910 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चुने गए। इनका बर्थ बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष या चुने गए थे। तो दोस्तों चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सदस्य की ओर, जहां हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म दोस्तों 3 दिसंबर 1884 को हुआ, और जीरदोई बिहार के अंदर। आपको पता है कि इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की, और गांधी जी के साथ लगातार इन्होंने अपना कार्यकाल या काम किया। और आपको पता है कि 11 दिसंबर को, ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। और आपको एक चीज और पता है इनके बारे में, ये 1950 से और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और ये राष्ट्रपति के रूप में 12 ईयर तक, दोस्तों ये छोटा मोटा काल नहीं है। और अंततः इन्होंने इन्हें 1962 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि 1946 के अंदर जब अंतरिम सरकार बनी तो इन्हें खाद्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। और खाद्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय इन्होंने एक नारा दिया कि अधिक भोजन उगाओ। क्या? अधिक भोजन उगाओ। और इनके बारे में आपको 2 चीजें और याद रखनी है दोस्तों। इन्होंने 1946 में अपनी 2 आत्मकथाएं लिखी।
वो 2 किताबें लिखी और उसका पहले का नाम था आत्मकथा और दूसरी का नाम था इंडियन डिवाइडेड, इंडिया। ये 2 किताबें थी, आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रमुख सदस्य के बारे में, और वो है हमारे सामने एच सी मुखर्जी। क्या है? एच सी मुखर्जी, अर्थात हरेंद्र कुमार। जब दोस्तों हरेंद्र कुमार की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये हमारे संविधान सभा के अंदर उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। और आपको पता है कि ये बंगाल में इनका जन्म हुआ और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और 1956 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। क्योंकि आजकल ऐसे ही मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको पता है कि एक चीज और याद रख लीजिए, वैसे हालांकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 1937 से 1942 के बीच इन्होंने ये बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी रहे। और इनकी एक बुक है दोस्तों, वो बहुत फेमस बुक है, इंडियंस इन ब्रिटिश ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ये इनकी प्रमुख फेमस बुक है, इंडियंस इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों हमारे पास संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। वो है हमारे सामने आते हैं बी एन राव। बी एन राव को हम बेनेगल नरसिंह राव भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको इनके बारे में कुछ याद रखना है। ये संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और इन्होंने यूएन के अंदर, जो यूएन की सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया 1950 से 1952 के मध्य। एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है द हेग में स्थित, उसके अंदर अपना प्रतिनिधित्व दिया 1952 से अपनी मृत्यु तक। और दोस्तों इनके बारे में एक चीज और याद रखनी है, इन्होंने बर्मा का संविधान 1947 में उसका प्रारूप तैयार किया और उसके बाद भारत के संविधान का प्रारूप जो 1950 में दोनों देशों के संविधान का प्रारूप निर्वाचित किया और द हेग इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अपने न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई। अब दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसके आपको कुछ इनका जन्म 14 नवंबर 1800 इलाहाबाद में हुआ और इनके जो जन्म दिवस है उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? बाल दिवस के रूप में। और दोस्तों आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले से भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात नियति से साक्षात्कार। और इनकी जो 2 बुकें हैं वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और इनको जाना जाता है गुट निरपेक्ष नीति के कारण, अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कारण। अब दोस्तों भीमराव अंबेडकर के बारे में तो हम वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन अंबेडकर के बारे में थोड़ी और संवैधानिक चर्चा कर लेते हैं कि संविधान से इनका कहां कहां लिंक रहा। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का आप नाम पूरा जानते ही हैं, बी आर मतलब भीम राव रामजी अंबेडकर। और इनका आपको पता है कि ये अंतरिम सरकार के अंदर पहले विधि
और न्याय मंत्री रहे। क्या? न्याय मंत्री रहे। और संविधान सभा के अंदर ये सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से चुने गए 1946 से 47 के बाद, लेकिन विभाजन होने के बाद ये मैं लिख देता हूँ, बंगाल प्रांत से चुने गए 1946 47 में, और इसके बाद वो सीट पाकिस्तान में चली गई थी, और 1947 से 50, और ये आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक थी, उसके अध्यक्ष भी रहे। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। और आपको पता है संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं थी, और 15 महिलाओं की चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सरोजनी नायडू, सैसे सरोजनी, सैसे संयुक्त प्रांत, जो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो मध्य प्रांत और बरार, अर्थात अब वर्तमान में मध्य प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू दोनों संयुक्त प्रांत से निर्वाचित की गई थी। हंसा मेहता मुंबई से, जो आधुनिक में अभी महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दुर्गाबाई देशमुख जो मद्रास से, जिसके अंदर सबसे अधिक, या मद्रास से, और जो वर्तमान में अभी तमिलनाडु के अंदर भी शामिल है। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से निर्वाचित की गई। उसके बाद हम बात करेंगे कमला चौधरी की। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से निर्वाचित की गई। हमने संयुक्त प्रांत से 3 महिलाओं को निर्वाचित किया, जिसके अंदर अब तक सरोजनी नायडू के बाद पंडित विजय लक्ष्मी और कमला चौधरी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से निर्वाचित की गई, और संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत सदस्य, महिला सदस्य, वो लीला राय थी। पूर्णिमा बनर्जी, यह भी संयुक्त प्रांत से निर्वाचित की गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम मालती चौधरी की बात करेंगे, जो कि उड़ीसा से निर्वाचित की गई। इसके बाद सुचेता कृपलानी की बात करेंगे। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित की गई। और दाक्षायणी वेलायुधन, जो कि मद्रास राज्य से निर्वाचित की गई। और एरी मार्स्केनी, वो त्रावणकोर, अर्थात त्रावणकोर कोचीन से निर्वाचित की गई। और पंडित विजय लक्ष्मी, आपको ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, पंडित विजय लक्ष्मी, ये संयुक्त प्रांत से निर्वाचित की गई थी। दोस्तों ये थी हमारी 15 महिलाएं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि मैं इसको कमेंट, ये क्या बोलते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दोस्तों हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें, तो अब हमारी क्लास को लगभग खत्म करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों संविधान सभा के इतने से ही कार्य नहीं थे, संविधान सभा के और भी महत्वपूर्ण कार्य थे, जिसके अंदर हमने 22 जुलाई 1947 की बात करते हैं तो इसके अंदर ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी गई। मई, जब हम मई 1949 की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता की पुष्टि की, ठीक है। फिर हम बात करें 24 जनवरी 1950 के, तो आपको पता है कि यहाँ राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। अब दोस्तों एक थोड़ा सा कंसेप्ट और बच जाता है, और वो है संविधान सभा ने संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, ठीक है। अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो इसने संविधान सभा की पहली बैठक से, जब तक नई संविधान सभा था तो 1952 तक चुनाव नहीं हुए,
कब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया और इसकी प्रथम बैठक संविधान इसकी अंतरिम संसद की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को पहली बैठक हुई और अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक हुई 17 अप्रैल 1952 को। और आपको एक चीज कंफ्यूजन हो रही होगी कि फिर संविधान सभा की, दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक थी, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो फर्स्ट बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और सेकंड बैठक हुई 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान सभा की पूरी क्लास। इससे संबंधित आगे की डिबेट्स हम कंप्लीट करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद। और आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज, आपको मैं नोट्स YouTube पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और वहां से आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि मैं आपको PDF प्राप्त करवा दूं जहां आप क्लास को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उससे पहले आपको उन नोट्स को समझने के लिए इस क्लास को एक बार देखना जरूर होगा।